नमस्कार दोस्तों। लेमन ब्रदर्स ये नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज जान लीजिए। लेमन ब्रदर्स अमेरिका की वॉल स्ट्रीट का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बैंक था। आज से ठीक 14 साल पहले 15 सितंबर 2008 को इस बैंक का दिवाला पिट गया था। लेमन ब्रदर के दिवालिया होने के साथ ही पूरी दुनिया में वित्तीय संकट की सही मायने में शुरुआत हुई थी, जिसका असर दुनिया अभी भी महसूस कर रही है। अब 14 साल बाद ये कहा जा सकता है कि लेमन ब्रदर की किस्मत खराब थी। पश्चिमी देशों के कई केंद्रीय बैंकों ने सरकारों के साथ मिलकर तमाम वित्तीय संस्थानों को दिवालिया होने से बचाया था, जिसमें एआईजी, सिटी ग्रुप, फेनी मे और फ्रेडी मैक और आरबीएस जैसे नाम शामिल थे जिन्हें बचा लिया गया। लेकिन लेमन ब्रदर को क्यों नहीं बचाया गया? फेडरल रिजर्व ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, इनकी ओर से आज तक भी इस पर कोई सटीक जवाब, कोई सटीक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। खैर, ये सब तो अब इतिहास की बातें हो गई, लेकिन आज 14 साल बाद फिर वैसा सही दुनिया पर एक संकट मंडरा रहा है। अमेरिका के 2 बैंक बंद हो चुके हैं, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक। वहीं दूसरी ओर यूरोप के क्रेडिट स्विस के हाल भी खराब है। इसलिए आज ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि लेमन ब्रदर्स दिवालिया क्यों हुआ था, इससे दुनिया को क्या सीख मिली और क्या विश्व ने उन गलतियों से सीख लेते हुए भविष्य में एक और लेमन संकट से बचने की कोई पुख्ता तैयारी की या नहीं। हिंदी में एक कहावत है, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। जो लोग लेमन ब्रदर्स चढ़ा रहे थे वो इस बात को भूल गए थे। दिवालिया होने से पहले लेमन ब्रदर्स का वित्तीय लेवरेज करीब 44 पर 1 था। मतलब बैंक ने अपने हर एक रुपए जो धंधे में लगाए हुए थे उस पर 44 रुपए उधार ले रखे थे। सीधा सा फॉर्मूला है कि उधार लेकर निवेश करने पर अच्छे समय में मोटा लाभ होता है, लेकिन जब बुरा समय आता है तो नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। 2001 से लेकर 2006 तक अमेरिका का रियल एस्टेट बाजार उठान पर था। हर साल दाम बढ़ रहे थे। खासकर कुछ अमेरिकी राज्यों में, जिन्हें सैंड स्टेट्स के नाम से जाना जाता था, उनकी तो चांदी हुई भी थी। ये राज्य थे एरिजोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और नवाडा। लेमन ब्रदर्स और बाकी वित्तीय बैंकों ने अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार में चल रही तेजी का 2001 से 2006 तक जमकर फायदा उठाया। इन बैंकों ने पैसा उधार लेकर अलग अलग तरीकों से अमेरिकी रियल एस्टेट्स में लगा दिया। वहां का जो दौर था उस समय बैंक होम लोन देने के बाद उस लोन को अपने बैलेंस शीट पर ज्यादा दिन तक नहीं रखता था। काफी सारे लोन्स को मिलाकर बैंक उन लोन्स का सिक्योरिटाइजेशन कर देता था। सिक्योरिटाइजेशन करने से होम लोन्स बॉन्ड्स में बदल जाते थे। बैंक इन बॉन्ड्स को निवेशकों को बेचकर कमीशन कमाते थे। लेमन ब्रदर्स जैसे वित्तीय बैंक इन बॉन्ड्स को खरीदते थे। कुछ समय के बाद स्थिति ये हो गई कि लेमन ब्रदर्स ने होम लोन देने वाली कुछ कंपनियों को ही खरीद लिया। अब इन बैंकों के होम लोन्स को लेमन सिक्योरिटाइजेशन करवाकर बॉन्ड्स के रूप में बेचने लगा। बैंकों के लिए तो एक फायदे का सौदा बना हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले के समय में जब बैंक होम लोन देता था तो उस लोन को अपनी बैलेंस शीट पर रखता था। उधार लेने वाला हर महीने ईएमआई देकर इस लोन की भरपाई करता था। अगर लोन 20 साल के लिए दिया गया है तो ये लोन 20 साल तक बैंक की बैलेंस शीट पर रहता था। इस दौरान इस बात की संभावना भी होती थी कि उधार लेने वाला ईएमआई देना बंद भी कर सकता है, और ये जोखिम कौन उठाएगा? जाहिर सी बात है, बैंक को उठाना पड़ता है। लेकिन सिक्योरिटाइजेशन से जोखिम बैंक को नहीं उठाना पड़ रहा था, क्योंकि होम लोन को बॉन्ड्स बनाकर बेच दिया जाता था। इसलिए जोखिम उन निवेशकों के ऊपर आ जाता था जिन्होंने ये बॉन्ड्स खरीदे थे। ऊपर से बॉन्ड्स बेचकर बैंक के पास पैसा फिर से आ जाता था। इस पैसे को बैंक फिर से लोन के रूप में दे सकते हैं और फिर से सिक्योरिटाइजेशन करके बॉन्ड्स बनाकर इनको बेचा जा सकता था। और ये था फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का कमाल, जिससे फायदा उठा रहे थे लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक। जब उधार लेने वाला ईएमआई देता था तो ये पैसा बॉन्ड्स के निवेशकों के पास जाता था। इन बॉन्ड्स पर जो ब्याज था वो सरकारी बॉन्ड्स और बाकी ट्रिपल ए बॉन्ड्स से
थोड़ा ज्यादा होता था। इस तरह से 2006 के अंत तक अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार एक बहुत बड़ा बबल बन चुका था। उसके बाद धीरे धीरे घरों के दाम गिरने शुरू हो गए। जब ऐसा हुआ तो बड़ी संख्या में उधार लेने वालों ने, जिन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा लोन लिया हुआ था, उन्होंने ईएमआई देना बंद कर दिया। ईएमआई डिफॉल्ट करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जब बहुत सारे लोगों ने ईएमआई देना बंद कर दिया तो वो वित्तीय बैंक, जिन्होंने इन होम लोन पर अपने बॉन्ड्स खरीदे हुए थे, वो मुसीबत में पड़ गए। बॉन्ड्स पर पैसा वापस आना बंद हो गया। इन बॉन्ड्स में वित्तीय बैंकों ने जो निवेश किया था उसके बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया। इन वित्तीय बैंकों ने उधार लेकर भी निवेश किया हुआ था, तो दूसरी मुसीबत ये हो गई कि अब ये पैसा कैसे लौटाया जाए। इस दोहरी मुसीबत में फंसकर लेमन ब्रदर्स जैसे वित्तीय बैंक बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गए। इन वजहों से पश्चिमी देशों के कई बड़े वित्तीय बैंकों की हालत 2008 की शुरुआत से ही काफी खराब हो गई थी। जैसे कि मैंने जिक्र भी किया कि बहुत सारे बैंकों को पश्चिमी देशों के केंद्रीय बैंकों ने सरकार के साथ मिलकर बचा लिया था, लेकिन लेमन ब्रदर की किस्मत खराब थी। तो खैर, ये तो बात हुई लेमन ब्रदर के साथ क्या हुआ, कैसे बर्बाद हुआ। अब सवाल आज की परिस्थिति पर। बाकी दुनिया ने लेमन ब्रदर की बर्बादी से और उसके बाद शुरू हुए वित्तीय संकट से क्या कुछ सीखा। पूरे विश्व का जो कर्ज है 2022 में $300 ट्रिलियन हो गया है। 2007 के बाद से अब तक पिछले 14 सालों में गवर्नमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ने जमकर कर्ज लिया है। हालांकि केवल कर्ज को यहां देखना सही नहीं होगा, क्योंकि 2007 से लेकर 2022 के बीच ग्लोबल इकोनॉमीज भी अब पहले से बड़ी हो गई, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना भी जरूरी है। लेकिन 2007 में पूरे विश्व का कर्ज विश्व के कुल घरेलू उत्पाद का 289% था। 2022 में बढ़कर 300% से भी ऊपर निकल गया है। इसके मायने ये हुए कि लेमन ब्रदर के दिवालिया होने से और वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस से दुनिया ने एक उल्टी ही सीख ले ली है। सबक सीखना यह था कि ज्यादा कर्ज और वित्तीय लेवरेज से नुकसान होता है, तो उससे बचना चाहिए था, पर सीखा कुछ उल्टा ही गया। और हर उल्टी सीख का खामियाजा कभी ना कभी तो भुगतना पड़ता है, जो हो सकता है आपको एक बार फिर इस साल 2023 में देखने को मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। नमस्कार।